हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज बच्चों हम एक बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आए हैं एसी यूनिट से आरएमएस वोल्टेजेस निकालना एसी सर्किट्स में, जो कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एरिया है। एसी पर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा या कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे आरएमएस वोल्टेजेस की बात करेगा, तो आप फटाफट से सीखते हैं कि किस प्रकार से किस तरीके से उसको देखा जाएगा, उसको निकाला जाएगा और आज की ट्रिक क्या कहती है हमसे, राइट। तो सबसे पहले तो हम समझें कि आरएमएस है क्या चीज। तो अगर मैं वीआरएमएस शब्द लिखता हूं या किसी भी चीज के आरएमएस वैल्यू की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उधर से चलें, उसका मतलब है पहले उसका करो स्क्वायर, फिर उसका मीन मतलब एवरेज, फिर उसका निकालो एवरेज और फिर उसका करो रूट। स्क्वायर, मीन और रूट। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लेते हैं मैं कुछ नंबर दे दूं आपको 1 -1 2 3, मान लेते हैं मैंने कुछ नंबर्स दे दिए और आपसे कहा इनका आरएमएस वैल्यू बताओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हर नंबर का करूं स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर उसका लूं मीन। कैसे मीन लूंगा? 1 2 3 4 लोग हैं, चारों को जोड़ो, 4 से डिवाइड कर दो और फिर लो रूट। हेंस इन नंबर का अगर मुझे आरएमएस वैल्यू निकालना हो, आरएमएस वैल्यू अगर मुझे इन नंबर्स का निकालना हो तो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 4 + 9 डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने क्या क्या किया? स्क्वायर किया, मीन किया, रूट किया। ऐसे ही अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं v = v0 sin ω t, कोई मैथमेटिकल फंक्शन है और हमें इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू वुड बी नथिंग बट अंडर रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ v0 sin ω t का स्क्वायर dt ओवर इंटीग्रल dt। ये जो इंटीग्रल दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली एवरेज निकालने का तरीका है और इसको एक पूरी साइकिल पर लिया जाए तो 0 से t और 0 से t, राइट। ये आरएमएस निकालने का तरीका है। अगर हम इसको करें, सॉल्व करें, तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद निकल कर आ जाएगी v0/√2। हेंस अगर पीक पोटेंशियल या एम्पलीट्यूड, किसी चीज का एम्पलीट्यूड अगर मान लेते हैं v0 है तो उसकी आरएमएस वैल्यू v0/√2 होगी, राइट। तो ये तो छोटी सी चीज है जो हमें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद एसी सर्किट्स की तरफ हम चलें तो एसी सर्किट्स दो तरह के होते हैं, सीरीज सर्किट्स होते हैं और पैरेलल सर्किट्स होते हैं, ठीक है भाई। तो जो सीरीज सर्किट होते हैं जिसमें आप सीरीज में चीजों को अरेंज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है और मान लेते हैं कैपेसिटर है और मान लेते हैं एक इंडक्टर है ना, इसको मैं सीरीज एलसीआर सर्किट बोलूंगा और इसको मैंने किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये कोई एसी सोर्स है, ठीक है भाई। तो इस एसी सोर्स का कोई आरएमएस वोल्टेज होगा, मान लेते हैं आरएमएस वोल्टेज इसका है V, और इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी f या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, किसी भी टर्म्स में वो आपको दे सकता है। ओमेगा और f में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है? ओमेगा है 2πf, ऐसा रिलेशनशिप होता है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, चूंकि तीनों लोग सीरीज में है, हेंस करंट तो तीनों लोगों में सेम फ्लो करेगा, है ना। हेंस आरएमएस करंट तो तीनों लोगों में सेम होगा, पर आरएमएस वोल्टेज तीनों लोगों में एक जैसे नहीं बनेंगे। इनफैक्ट आरएमएस वोल्टेजेस को हम फेजर की तरह देखेंगे। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज डेवलप होगा उसको मैं बोलूंगा वीआर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज डेवलप होगा उसको मैं बोलूंगा वीसी, और इंडक्टर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज डेवलप होगा उसको मैं बोलूंगा वीएल। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस नहीं है, आरएमएस वोल्टेजेस है, राइट। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू अगर है आईआरएमएस, तो जिसको हम वीआर बोलेंगे या जिसको वीआर बोलेंगे, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दैट वुड बी रिटन एज आईआरएमएस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय आर द रेजिस्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज होगा दैट वुड बी रिटन एज आईआरएमएस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। और कैपेसिटर की रिएक्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, क्या? XC की जो वैल्यू होती है वो आपको अलग से पता होनी चाहिए। XC होता है 1/C ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ऐसा ही इंडक्टर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज होगा दैट वुड बी इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू होती है क्या? L ओमेगा। एक्सएल की वैल्यू होती है L ओमेगा, ठीक है जी। आखिरी बात जो समझने की है कि ये वीआर, वीसी और वीएल को हम फेजर्स की तरह देखते हैं, हेंस एक फेजर डायग्राम भी हम इस सिचुएशन का बना सकते हैं। इसको अगर मैं वीआर फेजर दिखाता हूं, जो कि आईआरएमएस, जो सर्किट का आईआरएमएस है, उसको भी अगर हम फेजर की तरह देखें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है और जो करंट है, दोनों के बीच कोई फेज लैग नहीं होगा, तो दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे। अब कैपेसिटर और इंडक्टर्स के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेजेस आएंगे, उसमें इंडक्टर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है वीएल, उसको ऐसे
और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है वीसी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मींस वीआर और वीएल के बीच 90 का फेज लैग होगा, वीआर और वीसी के बीच भी 90 का फेज लैग होगा, वीएल और वीसी के बीच 180 का फेज लैग होगा। ठीक है, करेक्ट है। और अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वीएल और वीसी अगर आपस में बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये सर्किट रेजोनेंस की सिचुएशन में है और वीएल और वीसी का कंबाइंड आरएमएस वोल्टेज 0 है। तो मैं आपको पूछ सकता हूं, यहां कोई पॉइंट दे दूं ए और यहां कोई पॉइंट दे दूं बी और आपसे पूछ सकता हूं कि ए और बी के बीच मुझे आरएमएस वोल्टेज बताओ जब ये सर्किट रेजोनेंस में है, तो आंसर आएगा 0, है ना भाई, आंसर आएगा 0। अदरवाइज जब ये सर्किट रेजोनेंस में नहीं है तब ए और बी के बीच आरएमएस वोल्टेज होगा वीसी डिफरेंस वीएल। अच्छा, इस ए और बी के बीच वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एसी वोल्ट मीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ए और बी के बीच एक एसी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा, ऐसा एक एसी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूंगा, है ना। तो वो क्या रीड करेगा, वो रीड करेगा वीसी और वीएल का रिजल्टेंट, वीसी और वीएल का रिजल्टेंट। वहीं अगर मैं एक एसी वोल्ट मीटर ऐसे दिखा दूं, मान लेते हैं एक दूसरा एसी वोल्ट मीटर ऐसे दिखा दूं कनेक्टेड वी डैश, तो वी डैश क्या रीड करेगा, वीएल रीड करेगा। वी ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वीसी माइनस वीएल रीड करेगा, एंड सो ऑन, राइट। हेंस एसी वोल्ट मीटर्स और एसी एमीटर्स सर्किट में आरएमएस वोल्टेजेस और आरएमएस करंट मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब बेसिक बातें हमें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस में और देखते हैं कि किस तरीके से इन चीजों को मजेदार तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, आइए उसको देखें। तो क्या कहता है, देखो, तो एलसीआर सीरीज सर्किट है जैसा कि हम दिखा रहे हैं। अच्छा जी, तो सोर्स पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ऑब्वियसली 200 वोल्ट क्या हो जाएगा, वीआरएमएस, सोर्स का वीआरएमएस, 50 हर्ट्ज उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये सिचुएशन है। अब क्या कहता है, रीडिंग्स ऑफ V1 एंड V3 आर 100 वोल्ट ईच। V1 और V3 की जो रीडिंग है वो 100 वोल्ट ईच है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये सर्किट रेजोनेंस की स्टेट में है और जब कोई सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस की स्टेज में आ जाता है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज होता है वही मेन सोर्स का आरएमएस वोल्टेज होता है ना भाई। तो चूंकि VL इज इक्वल टू VC है, तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि सर्किट इज इन अ स्टेट ऑफ रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस की स्टेट में कोई सर्किट होता है तो पूरे सर्किट का जो VRMS है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज होता है। हेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज कितना बनेगा, 200 वोल्ट का बनेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है देन रीडिंग ऑफ V2 पूछा है, तो कितना हो जाएगा रीडिंग ऑफ V2, रीडिंग ऑफ V2 वुड बी 200 वोल्ट्स, राइट। तो V2 की जो रीडिंग है दैट वुड बी लाइक 200 वोल्ट्स, V2 की रीडिंग वुड बी 200 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इन द फिगर शोन V1 V2 V3 आर AC वोल्ट मीटर्स, तो V1 V2 V3 आर AC वोल्ट मीटर्स, ठीक है भाई। द रीडिंग ऑफ V1 V2 V3 एंड A AC एमीटर है, ठीक है। तो इनकी जो रीडिंग्स है वो है 10 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। तो दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट। क्लियरली L और C के अक्रॉस वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज बराबर होने की वजह से सर्किट रेजोनेंस की स्टेट में है। हेंस ये सर्किट रेजोनेंस की स्टेज में है। हेंस V1 की जो वैल्यू है वो सोर्स आरएमएस के बराबर होनी चाहिए। हेंस VS जो सोर्स आरएमएस है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट होनी चाहिए। एक तो ये पता चल गया मुझे। दूसरा, चूंकि सर्किट में जो करंट है वो करंट है 2 एम्पियर का और VR की वैल्यू अपने को पता है, VR की वैल्यू है 10 वोल्ट्स। हेंस जो IRMS इंटू R की वैल्यू शुड बी इक्वल टू VR विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। आई होप यू आर गेटिंग। क्या आपको यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, IRMS कितना है 2 एम्पियर, हेंस रेजिस्टेंस R का जो वैल्यू है दैट इज 5 ओम। अच्छा, सिमिलरली कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस भी जो वोल्टेजेस हैं वो भी पता है मुझे 20 वोल्ट ईच। हेंस अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो IRMS इंटू XG का जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू है 20 वोल्ट्स और IRMS अपने को पता है कितना है 2 एम्पियर, है ना भाई। हेंस IRMS 2 एम्पियर है। हेंस XG का वैल्यू कितना है, XG का वैल्यू है 10 ओम। तो अपने को XG पता चल गया और अपने को रेजिस्टेंस पता चल गया। ऐसे ही हम XL भी XG के बराबर होगा, तो जो XG है वही XL है क्योंकि ये सर्किट रेजोनेंस की स्टेज में है। अच्छा जी, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है हमने एक रेजिस्टेंसलेस वायर से इंडक्टर को जोड़ दिया। जैसे आप ऐसा कर दोगे, क्या इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस 0 हो जाएगा, जिससे आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा 0। हेंस V3 की वैल्यू तो हो जाएगी 0
और V1 और V2 की कुछ वैल्यू होगी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुझे तो V2 की रीडिंग बता दो, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ V2, है ना, मुझे V2 की रीडिंग बता दो। अब समझना ध्यान से, अब इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद अगर हम सिचुएशन को देखें तो अब V1 एंड V2 आर दी ओनली टू RMS वोल्टेजेस इन द सर्किट जिनके बीच में आपस में फेज लैग कितना है, 90 डिग्रीज का है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के अक्रॉस RMS वोल्टेजेस है। हेंस V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी दी VRMS ऑफ द सर्किट। I hope you are getting. And VRMS of the circuit is equal to कितना? VRMS of the circuit is equal to कितना? 10। तो पहली इक्वेशन तो हमें यहां से मिल गई, और दूसरी इक्वेशन मिलेगी, करंट ऑब्वियसली बदल जाएगा, एमीटर की रीडिंग बदल जाएगी, पर चूंकि ये दोनों लोग सीरीज में, आरएमएस करंट अभी भी दोनों में सेम होगा। ऐसा होने की वजह से अब जो V1 और V2 की जो रीडिंग्स होंगी, अगर हम उनका रेशो निकालना चाहें तो क्या V1 अभी भी होगा सर्किट का IRMS इंटू आर, और क्या V2 अभी भी होगा सर्किट का IRMS इंटू XG। क्या IRMS की वैल्यू चेंज हो गई होगी, पर दोनों के लिए तो सेम ही होगी, हेंस क्या वो कट जाएगा। हेंस क्या ये R/XG का रेशो बनेगा, और R/XG का रेशो कितना है, 1/2। हेंस क्या दिस वुड बी इक्वल टू 1/2। देयरफॉर कैन आई राइट V2 इज इक्वल टू 2V1। यहां से मुझे मिल रहा है V2 इज इक्वल टू 2V1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस V2 इज इक्वल टू 2V1 को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना भाई। हेंस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और V2 की वैल्यू मैंने 2V1 यहां रख दी, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 5V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज लाइक √20 विच इज 2√5। तो V1 इज लाइक 2√5, दिस इज V1। पर क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है V2, एंड V2 इज 2 टाइम्स ऑफ V1, सो इट इज कितना, 4√5। तो राइट आंसर इज A। तो जो राइट आंसर आएगा दैट वुड बी A, 4√5। समझ में आता है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अगेन बढ़िया क्वेश्चन। इन दी सर्किट शोन रेजिस्टेंस R इज 110 ओम, और इंडक्टर की वैल्यू दे दी है 2/π, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे दी है। इन सीरीज विद एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी F, इफ द रीडिंग ऑफ हॉट वायर वोल्ट मीटर्स V1 एंड V2 आर सेम। तो V1 और V2 की रीडिंग सेम है, मतलब क्या सर्किट किस में हो गया, रेजोनेंस की स्टेज में आ गया। देन अब आप बता दीजिए कि अगर ऐसा है तो क्या क्या सिचुएशंस होंगी। चूंकि अपने को L पता है और अपने को C पता है, और ये भी पता है कि सर्किट रेजोनेंस की स्टेज में है, हेंस सर्किट का या इस AC सोर्स का जो ओमेगा होगा, क्या दैट वुड बी इक्वल टू 1/√LC। क्यों? क्योंकि सर्किट रेजोनेंस में है, और ओमेगा को तो हम 2π इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते ही हैं, हेंस 2π इंटू फ्रीक्वेंसी F वुड बी इक्वल टू 1/√L इंटू C। L कितना है, 2/π इंटू C कितना है, 8/π इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, राइट। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2π इंटू F इज इक्वल टू π/, ये तो π²/16 बनेगा, सो π/4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। हेंस फ्रीक्वेंसी F की जो वैल्यू है, π एंड π गेट्स कैंसिल्ड, तो इट इज लाइक 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8, सो इट कम्स आउट टू बी 125 हर्ट्ज। 125 हर्ट्ज। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी को भी चेक करें, ऑब्वियसली बी तो गलत हो गया। सी की बात करें, करंट थ्रू आर वुड बी, तो करंट थ्रू आर को जरा समझें, तो एसी सोर्स 200 वोल्ट का है, हेंस क्या आर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज भी 200 हो गया, क्योंकि सर्किट रेजोनेंस में है, तो आर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज वुड बी 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम है, हेंस व्हाट वुड बी दी आरएमएस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इट वुड बी 2 एम्पियर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब V1 और V2 की रीडिंग भी चेक कर लेते हैं क्या होगी। हेंस V1 और V2 में से किसी की भी रीडिंग की बात करो, लेटर से V1 की बात करें तो क्या वो होगा IRMS मल्टीप्लाइड बाय XL, है ना, IRMS मल्टीप्लाइड बाय XL, ये तो होगा V1 का वैल्यू। अच्छा जी, IRMS कितना है सर्किट का, 2 एम्पियर, इंटू XL क्या होगा, L इंटू ओमेगा, L इज 2/π इंटू ओमेगा, और ओमेगा का जो वैल्यू था ये पूरा ओमेगा ही था, ये पूरा ओमेगा ही था, दैट इज π/4 इंटू 10 टू द पावर 3, π/4 इंटू 10 टू द पावर 3, करेक्ट है। ये 4 और 4, पाई और पाई, हेंस कितना 10 टू द पावर 3 वोल्ट्स, और चूंकि ये रेजोनेंस में है तो क्या V1 और V2 की वैल्यू तो सेम ही होगी, हेंस क्या V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, बिल्कुल सही बैठ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा होगा। ठीक है जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगेन आईआईटी का क्वेश्चन है, पुराना है हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने इसको जान के रखा है सो दैट आप आरएमएस को और बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इस तरह के इंस्टेंटेनियस वोल्ट वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो देखो क्या है, 3 टर्मिनल दिखा रहा है X, Y और Z।
तो x जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस वोल्टेज इज V0 sin ओमेगा t, y जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस ये वोल्टेज है और z जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस ये वोल्टेज है. एन आइडियल वोल्टमीटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू रीड RMS वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स एंड इट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट x एंड y एंड देन बिटवीन y एंड z. तो रीडिंग बतानी है. तो पहले हमने वोल्टमीटर को x और y के बीच कनेक्ट किया, तो वो क्या रीड करेगा? x और y का RMS वोल्टेज रीड करेगा. आई होप यू आर गेटिंग. तो x और y का RMS वोल्टेज रीड करेगा. दैट मींस Vx माइनस Vy की RMS वैल्यू रीड करेगा. RMS वैल्यू रीड करेगा. ठीक है. Vx इज V0 sin ओमेगा t एंड Vy इज V0 sin ओमेगा t प्लस 2π/3. ठीक है. अगर मैं इनको फेजर्स की तरह देखूं, तो V0 sin ओमेगा t, अगर मैं मान लेते हैं सबको फेजर की तरह इधर दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो बड़ा मजेदार हो जाएगा. ये देखो, तो V0 sin ओमेगा t को मान लेते हैं अगर मैं इस तरह से एक फेजर की तरह दिखाऊं, ये है क्या? Vx. तो दिस इज बेसिकली Vx. तो Vy जो है विच इज V0 sin ओमेगा t प्लस 2π/3, तो क्या वो 120 डिग्री फेज पर होगा? तो ये होगा Vy, ये होगा Vy जो यहां से 120 डिग्री फेस पर है. और ऐसे ही अगर Vz की बात करें तो Vz इज V0 sin ओमेगा t प्लस 4π/3 है ना भाई. तो वो Vx से 120 डिग्री फेस पर नीचे होगा, ऐसे 120 डिग्री फेस पर. दिस इज Vz. ये मैंने फेजर्स की मदद से दिखाया है. अब हमें क्या करना है? हमें Vx माइनस Vy की RMS वैल्यू निकालनी है. हेंस Vx माइनस Vy कैसे करूं? अगर फेजर में करना है तो क्या Vx में माइनस Vy में ऐड करूं, है ना. हेंस Vx माइनस Vy को फेजर में जरा समझें तो इफ दिस इज Vx, और ये बहुत मजेदार है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो, और माइनस Vy उल्टा कर दिया तो माइनस Vy का मतलब हो गया ये, दिस इज माइनस Vy. गेटिंग? हेंस ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का. ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का. और Vx और Vy और Vz तीनों के जो मैग्नीट्यूड है, जो कि इन फेजर्स के एम्पलीट्यूड है, वो तो V0 ही है. हेंस ये एक फेजर है V0 एम्पलीट्यूड का, ये भी एक फेजर है V0 एम्पलीट्यूड का. बीच में जो एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री. हेंस इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? उसका जो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? तो क्या हम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की मदद से देखें. सो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ V0 का स्क्वायर प्लस V0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू V0 इंटू cos 60 विच इज 1/2. तो कितना बन जाएगा? √3 V0. हेंस इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट √3 V0 बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड. तो उसकी RMS वैल्यू कितनी होगी? RMS वैल्यू कितनी होगी? RMS वैल्यू हमेशा ही होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2. तो RMS वैल्यू क्या होगी? √3 V0 बाय √2 विच इज √3/2 V0. हेंस Vx माइनस Vy की RMS वैल्यू क्या होगी? √3/2 इंटू V0. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर दूसरा उसने बोला था टर्मिनल y और z है, एक और x और y है, एक y और z है. हेंस y और z को भी अगर आप टर्मिनल की तरह लेते हो तो इनके बीच भी जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये भी तो 120 डिग्री का ही है. हेंस x और y को टर्मिनल की तरह लिया और y और z को टर्मिनल की तरह लिया, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, सब कुछ एक जैसा ही, एंगल भी एक जैसा है. हेंस अगर मैं फिर फेजर डायग्राम बना के फिर रिजल्टेंट निकालकर अगर बात करूं तो वो बस दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा. RMS वैल्यू की शेप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हेंस इंटरेस्टिंगली क्या xy की RMS वैल्यू और yz की RMS वैल्यू सेम आएगी, है ना. तो xy की RMS वैल्यू और yz की RMS वैल्यू सेम आएगी और वो कितना होगा? V0 इंटू √3/2 और इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ टू टर्मिनल. ए ऑप्शन गलत है, वो V0 बोलता है, बी भी गलत है, वो V0 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/2 बोलता है. बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी ला देगा ऐसा सिचुएशन, ऐसा क्वेश्चन है. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन एग्जाम्पल से और जो मैंने आपको समझाया उससे क्लियर हो जाएगा. आप इसका इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, RMS पूछा जाता है AC में, और आप सॉल्व करके अच्छे नंबर लेकर इसका फायदा, इसका बेनिफिट उठाएंगे. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.